नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने टॉपर्स फोरम के शानदार धमाकेदार चैनल में। और एक बार फिर से आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है, कैसे भारत में संविधान की शुरुआत होती है। तो उठा लीजिए पेन कॉपी और बिल्कुल तरीके से नोट करिए, समझने का प्रयास करिए कि आपको क्या क्या यहाँ से मिलने वाला है। एकदम तरीके से समझेंगे, हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही कुछ और जो बेसिक्स बचे हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत में संविधान कैसे आया, पहले तो इस बात को हम लोग समझें, जाने कि संविधान कैसे डेवलप हुआ। और उसके पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि क्या भारत में इसके पहले कोई संविधान था कि नहीं था। तो हम लोगों ने बिल्कुल तरीके सुना होगा कि राजा का वचन रानी का वचन ही शासन है। आप सभी को पता है कि इसके पहले यानी कि ब्रिटिश इरा से पहले, ब्रिटिश शासन से पहले, ब्रिटिश जो शासन थे इससे पहले हमारे सामने जो भी दिखाई पड़ते हैं वो राजाओं के शासन दिखाई पड़ते हैं, राजाओं के शासन दिखाई पड़ते हैं। अब वो चाहे मुगल काल के राजा हों, यहां से हम लोग वापस चलते हैं, पीछे जाते हैं, मुगल काल के राजा हों। इतिहास में जीएस के सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। चाहे मुगल काल में आप जाइए, यानी कि पूरा का पूरा बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, मेन रूप से बाबर से औरंगजेब तक। नेक्स्ट इसके बाद सल्तनत काल में आप जाएंगे, सल्तनत काल में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आपको इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी तक का पूरा सिस्टम समझ में आएगा। इससे पीछे जाएंगे जो विघटित छोटे छोटे राज्य थे, विघटित राज्य यानी कि पूर्व मध्यकाल की बात आ जाएगी। उसके पहले जाएंगे एंशिएंट इंडिया में तो आपको दिखाई पड़ेंगे हर्षवर्धन। इसके पहले जाएंगे तो आपको गुप्त दिखाई पड़ेंगे। इसके पहले जाएंगे आपको मौर्य दिखाई पड़ेंगे। और मौर्य से पहले जाएंगे तो आपको अजातशत्रु, बिंबिसार, मगध राज्य का उत्कर्ष दिखाई पड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा इतिहास जो भारत में है, सभी में आपको राजा हैं। जो लिखित नियम हैं वो किसमें दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो धार्मिक नीतियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, यानी कि राजाज्ञाओं को लिखवा दिया जाता था, छपवा दिया जाता था, एडवर्टीजमेंट लिख दी, शिलापट्ट पे लिखवा दिया, ऐसा काम करते थे। लेकिन कोई पर्टिकुलर फ्रेमिंग नहीं थी कि एक किताब कोई हो, एक पुस्तक हो जिसमें कानून लिखा हो। कानून सर्वोच्च नहीं था, वहां पर राजा सर्वोच्च सत्ताधिकारी था। वही जो कहेगा वही शासन होगा, वही प्रशासन होगा। तो राजा का वचन शासन रहेगा राजाओं तक। लेकिन जब से हमारे यहां ब्रिटिश काल शुरू हुआ तो हमारे लिए नया अनुभव आया, ब्रिटिश काल से हमारे यहां नया अनुभव आया। लेकिन हम लोगों ने इसको जाना कब, जब तक हम आजाद नहीं होंगे तब तक तो हम उसको रिवाइव नहीं करेंगे, उसे रिवीजन नहीं करेंगे कि पहले क्या क्या हमारे साथ हुआ। लेकिन जब 1765, याद रखिए 1765 का द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली जब बंगाल में लागू की जाती है, कहां लागू होती है, बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव जब यहां पर दो संधियां करता है, एक अवध के नवाब से जो संधि करता है, अवध के नवाब से जो संधि करता है, साथ में मुगल बादशाह से संधि करता है, और 12 अगस्त और 17 अगस्त, 12 अगस्त और 16 अगस्त को जो संधि होती है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, यहीं के बाद से बंगाल पे शासन की शुरुआत करेंगे कौन, शासन की शुरुआत करेंगे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश। और रॉबर्ट क्लाइव की शासन की शुरुआत हो जाएगी 1765 से ही। 1765 से लेकर 1772 तक यानी कि 73 तक, शुरुआत तक, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आएगा, ये शासन था। लेकिन ये लूट का राज्य था, ये लूट का राज्य था। इसमें केवल लूट किया इन लोगों ने, हमारे यहां किसी शासन का डेवलपमेंट नहीं हुआ।
बस केवल सदर निजामत, सदर दीवानी के रूप में कानून का अधिकार, राजस्व संग्रहण का अधिकार केवल बटा रहा, इसी के रूप में रहा। लेकिन 1765 के बाद से 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से लेकर फिर 1781, फिर 1784, फिर 1786 भी एक आया है, लेकिन ये सब माइनर हैं। 1793, 1700 बल्कि 1813, 1833, 1853। अब इनको समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग, बहुत ही दमदारी से क्लियरिटी आएगी आपके अंदर। इसका नाम रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों नाम रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट? क्योंकि पिट्स प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट, इसका नाम इसलिए है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया अधिनियम, हिंदी में बोलेंगे पिट्स इंडिया अधिनियम, और कुछ नहीं। ये भी एक संशोधन अधिनियम है, ये माइनर है, मतलब बहुत छोटे हैं, इन पर हमें फोकस नहीं करना होता है, बहुत क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे ज्यादा स्टूडेंट डेट को लेकर परेशान रहता है, जो फ्रेशर स्टूडेंट आता है, कितनी डेट कैसे याद होगी सर, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, यहीं से 20-20 साल बना लो। भारत में सारे काम 20 साल बाद, भारत में सारे काम 20 साल बाद, सब कुछ 20 साल बाद होगा। हालांकि 21 साल है, तुम 20 साल बना लो ना। 1793 से और सीधे चले जाओ 1773 से 1793, यहां पर आ जाओ सीधे, बीच को याद कर लेना। शुरुआत याद करो 1793, फिर 20 साल 1813, फिर 20 साल 1833, फिर 20 साल 1853। केवल 20 साल बाद आपने मूवी का नाम रट लिया, आपको यहां तक पूरा हो गया, और इन सबका नाम रहेगा चार्टर एक्ट। और चार्टर शब्द ये सूचित करता है कि ये प्राइवेट शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। तो ऊपर हम हेडिंग बना सकते हैं, ये सब चार्टर एक्ट है। हिंदी में भी आप चार्टर को चार्टर लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे चार्टर एक्ट, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में लिख दिया तो अंग्रेजी वाला मास्टर है। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लिखते जाओ, चार्टर एक्ट 1853 तक चार्टर एक्ट। और 1857 में क्रांति हो गई, आप सभी को पता है पहले से। अब ये क्या है, इसकी हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग इसकी बनाओ पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समय। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइवेट शासन है, प्राइवेट शासन, यानी कि प्राइवेट गवर्नेंस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट गवर्नेंस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड यहां पे फॉर्म करो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन, चाहे पार्लियामेंट लिखो यानी कि संसद, चाहे आप क्राउन लिखो, क्राउन, पार्लियामेंट या क्राउन का सरकारी शासन, ऐसे लिख लो, सरकारी शासन, सरकारी शासन। और इसमें याद करने का है 1858, 1861, 1892, इन तीनों को इंग्लिश में एक शब्द में बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। हिंदी में से बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम। ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा लिंक हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। परिषद अधिनियम, अभी सारी बातें समझ में आएंगी, पहले ये फॉर्मेशन पढ़ लीजिए सभी लोग, टेंशन में मत आइएगा आप शुरू में, ये सब तो हमको पता है, ऐसी तमाम चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। फिर 1909, 1919, 1935, 1947 भारत आजाद, इनके क्या क्या नाम होंगे इसको ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। इसका नाम, अब जितने हैं सबका नाम भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबका नाम रहेगा भारत शासन अधिनियम। मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि उधर कुछ और लिखूंगा, भारत शासन अधिनियम, ये सभी भारत शासन अधिनियम है, इसलिए मैंने एक साथ यहां पे
कनेक्ट करने का प्रयास किया, ये सभी। इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन इसका नाम कुछ अलग होगा। इसका नाम होगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक और नाम इसका रहेगा मार्ले मिंटो सुधार। क्यों रहेगा मैं बताऊंगा, आप ध्यान से बने रहिए, बस देखते रहिए। 1919 को बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये दोनों भारत शासन अधिनियम ही कहलाएंगे, भारत शासन अधिनियम ही कहलाएंगे, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैं इंग्लिश में नीचे लिख दूंगा, जो जिनको इंग्लिश में लिखना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सभी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इतने में ही शासन, इन्हीं नियमों से शासन किया, इन्हीं नियमों से शासन किया, अंग्रेजों ने इन्हीं नियमों के द्वारा शासन किया। तो जब हम आजाद हो गए, जब हम सभी लोग आजाद हुए 15 अगस्त 1947, आजाद होने के बाद हमने ये विश्लेषण करना शुरू किया कि हमारे यहां नियमों से शासन करना कब शुरू हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमारे यहां नियमों से शासन करना कब शुरू हुआ। देखो ये याद होना बहुत आसान है, 1909, 1919, 1935, 43, ये याद करना बस थोड़ा सा कठिन है। ये वाला याद करना इसलिए नहीं कठिन है कि 1857 की क्रांति के बाद हो रहा है, तो क्रांति के बाद हो रहा है 1857 की, तो 57 के बाद 58 याद हो जाएगा। बस 61 और 92 याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है, इधर 20 साल बाद की स्टोरी है। अब ये तो हो गई याद करने वाली बात। अब आते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्यों लिखा रहता है आपकी किताबों में कि यहीं से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। जब हम आजाद हुए तो हमने ये परीक्षण करना शुरू किया कि भारत में बाकायदा लिखित नियमों से शासन की शुरुआत कब हुई है। हर पॉलिटी की किताब में यहीं से लिखा रहता है। आजादी के बाद जब हमने ये निरीक्षण करना शुरू किया, हम सभी लोगों ने, मतलब भारतीय लोगों ने, तो पाया कि अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत बंगाल से की। बंगाल सबसे बड़ा राज्य था, आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम का सिलहट तक का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बनारस तक का क्षेत्र, ये सब शामिल थे। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या देता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट और सभी नियमों ने जो हमको दिया, जैसे जैसे वो लोग हमको दे रहे थे, वैसे वैसे जो बड़े बड़े घरों के लड़के, जो पढ़े लिखे भारत के लोग जो पढ़े लिखे हुए, जो जाकर विदेशों में शिक्षा लिए, गांधी जी जाकर विदेश में शिक्षा लिए, अंबेडकर जाकर विदेश में शिक्षा लिए, जो विदेशों में गए पढ़े, उन्होंने सबसे पहले ये चीज समझी कि भारत में कानून से शासन हो रहा, वो लिखित कानून है अंग्रेजों का। और वहीं से हमें यह समझ में आ गया कि भारत में जो शासन का जो भी विकास हुआ, जो भी कानूनों का विकास हुआ, ये ब्रिटिश शासन के बाद से हुआ है। ये हमारे दिमाग में सेट हो गया। इसीलिए हम रेगुलेटिंग एक्ट को सबसे बड़ा लैंडमार्क मानते हैं भारतीय संविधान के विकास में, इसीलिए मानते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि भारत में पहली बार एक व्यवस्थित नियमों से शासन हो रहा। सबसे पहली चीज तो ये निकल कर आई, व्यवस्थित नियम, सिस्टमेटिक रूल है, सिस्टमेटिक रूल, व्यवस्थित नियम सबसे पहली बार यहां पर है। सिस्टमेटिक रूल कह सकते हैं आप, लॉ नहीं बोलेंगे, अभी रूल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट आया किसके लिए था? तो बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और किसके लिए आया था? यानी कि दिया इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने दिया। किसके लिए दिया? फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए नियम आया था। और इसी में से हम लोग अपने शासन की शुरुआत मानते हैं।
और लोकतांत्रिक शासन की भी थोड़ा सा झलक यहां दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां राजा तो एक होता था, बाकी सब अंतरी मंत्री संतरी होते थे। यहां पर क्या होता था, यहां पर एक था गवर्नर जनरल बना। कौन बना? गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल के साथ +4 4 और गवर्नर हुए, तो 5 लोग यहां पर शासन कर रहे हैं। तो यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में शासन की नई विधा यहां पर आई, भारत में शासन के नए तरीके आए। एक गवर्नर जनरल जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, यहां पर इसके पहले जो 1765 से थे वे सभी गवर्नर कहलाते थे। ये गवर्नर जनरल है, इसको ज्यादा ताकत दी गई। इसको मुंबई और मद्रास पर भी उसके नियमों को ओवरराइट, मतलब उस पर भी नियंत्रण करने की ताकत दी गई। तो वारेन हेस्टिंग्स के साथ 4 और गवर्नर थे। 5 लोगों का समूह जब शासन करेगा तो ज्यादा लोकतंत्र होगा, कि एक राजा शासन करेगा तो ज्यादा लोकतंत्र होगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये हमारे लिए सबसे पहला लैंडमार्क है। अब इस गवर्नर के साथ इस गवर्नर जनरल के साथ कौन कौन से लोग थे, यहां पर हमें कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर कौन से लोग वारेन हेस्टिंग्स के साथ गवर्नर हैं? तो यहां पर कौन है? यहां पर है हॉलवेल, यहां पर है क्लेवरिंग। क्लेवरिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट करिएगा आप लोग, क्लेवरिंग। यहां पर है मानसन और यहां पर है फ्रांसिस। ये 4 गवर्नर हैं और बहुमत से इनको निर्णय लेना है। ये बहुमत से निर्णय लेंगे, मेजॉरिटी से। यानी कि अगर किसी भी चीज पर निर्णय लेना है इन सब लोगों को तो बहुमत इनको करना पड़ेगा। 3 एक तरफ आएंगे। और देखिए ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है, 5 हैं, बराबर मत नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, लेकिन अगर ये 3 एक तरफ हो गए, सबसे खतरनाक बात क्या है कि अगर ये 3 गवर्नर एक तरफ हो जाते हैं, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 3 गवर्नर एक तरफ हो गए, तो वैल्यू ऑफ गवर्नर जनरल इज डिकेड, ये समाप्त हो जाएगी, डाउन पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं समूह ताकतवर दिखाई पड़ रहा, राजा ताकतवर नहीं दिखाई पड़ रहा, सबसे बड़ा सत्ताधिकारी नहीं ताकतवर है, समूह ताकतवर है। अगर गवर्नरों की फौज बन गई तो गवर्नर जनरल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हमारे लिए लैंडमार्क है। सबसे पहली बार यहां पर एक का शासन नहीं, समूह का शासन है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी कि 1773 का जो ब्रिटेन का कानून आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए आया। अब आपके दिमाग में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों नियंत्रित करना पड़ा? वो एक कंपनी थी इंग्लैंड की, एक ही कंपनी थी जिसको भारत पर शासन का अधिकार था। 1765 से 1772 में भी इन लोगों ने 73 तक ये दिखाने का प्रयास किया कि हम घाटे में जा रहे, तो पार्लियामेंट से यानी कि ब्रिटेन से भी पैसा लेते रहे और भारत में भी लूटते रहे, कमाते रहे। बाद में इन सबको जेल हुई, जांच हुई और बड़ी संपत्तियां पकड़ी गई। केवल भारत में आपको करप्शन नहीं दिखाई पड़ता है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसी व्यवस्था में भी करप्शन पूरा था। रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स जैसे लोगों के खिलाफ अभियोग चला, यानी कि वो लोग जेल की सलाखों तक जाने की पूरी व्यवस्था बन गई थी उनके ब्रिटेन में। ऐसा नहीं है कि करप्शन आज की बात है, उस जमाने में जहां पर काउंटिंग की भी सुविधा नहीं थी, जहां पर चीजें ऑनलाइन की तो बात छोड़िए, लिखा पढ़ी ढंग से नहीं होती थी, वहां कितना लूटा होगा इन लोगों ने। इसलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के लिए रेगुलेशन है, कंपनी को नियंत्रित करना है। कंपनी एकदम बिल्कुल, क्योंकि उसने इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया था बंगाल, जो लगभग ब्रिटेन से बड़ा था, तो ब्रिटेन को टेंशन होगी। भारत की कोई कंपनी भारत से बड़ा कोई राज्य, कोई देश कब्जा कर ले एक कंपनी जाकर, तो भारत सरकार सबसे पहले कहेगी पहले तुम हमारे कंट्रोल में आओ, वो देश तो कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। सेम काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। तो आपकी समझ बिल्कुल विकसित हो गई होगी। अब आगे आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या दी गई व्यवस्था इस एक्ट में। सबसे पहला
5 लोगों की परिषद शासन करेगी। 5 लोगों की परिषद, काउंसिल, परिषद का मतलब काउंसिल, इसे कहा गया काउंसिल विथ, यानी कि गवर्नर विथ काउंसिल कहा गया इसको, गवर्नर विथ काउंसिल। लड़का घबरा जाता है, ये कौन सा शब्द है, काउंसिल क्यों? काउंसिल इसलिए क्योंकि 4 हैं गवर्नर और 1 है गवर्नर जनरल, इन 5 को मिलाकर काउंसिल कहा जा रहा है। बच्चा घबराने की बात नहीं है, बस समूह की बात है। ये 5 लोग शासन करेंगे। दूसरा क्या है, इसके पहले गवर्नर शासन करते थे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले गवर्नर थे। पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद 5 और गवर्नर बने, लेकिन इसके बाद यहां से चेंज हुआ। 1773 में गवर्नर का पद बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया और 4 गवर्नर बना दिए गए, जो हमने पिछले वाले में बताया हुआ आपको। और गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। अब इसे गवर्नर जनरल क्यों कहा गया, ये भी समझिए। क्योंकि इसके अंडर में ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। कहां का है? बंगाल का। और बंगाल के अंडर में बंगाल प्रेसिडेंसी, ये लोग राज्य, जैसे हम लोग राज्य कहते हैं वैसे ये लोग प्रेसिडेंसी कहते हैं। जैसे हम लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहते हैं, वैसे ये लोग बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो बॉम्बे और मद्रास दोनों ही अंडर में आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल के, यानी कि सुपीरियर पावर हो गया वारेन हेस्टिंग्स, और यहां के गवर्नर इसके अंडर में आ गए। इनके निर्णयों का अब ज्यादा महत्व नहीं रहा, इनके फैसलों को ओवरराइड यानी चैलेंज करने का, बदलने का राइट आ गया वारेन हेस्टिंग्स के पास। क्लियरिटी आ गई होगी दिमाग में बिल्कुल आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं यहीं से, और क्या हुआ? थर्ड, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया भारत में, कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में बनाया गया पहला सुप्रीम कोर्ट। कब बना? तो फॉर्म्ड हुआ, बना कब ये, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय बोलेंगे इसको, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कब बना? तो यह बना 1774 में। इसकी घोषणा हुई थी, डिक्लेरेशन हुआ था कि बनेगा, बनाने की घोषणा हुई थी 1773 में। गलती यहां भी करते हैं, डिक्लेरेशन हुआ 1773 में और बना 1774 में। इसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो चीफ जस्टिस इसके थे इलिजाह इम्पे। इलिजाह इम्पे इसके चीफ जस्टिस थे, और इनके साथ 3 और न्यायाधीश थे। तो 3 अदर जस्टिस भी इसमें शामिल थे। 3 और न्यायाधीश इसमें शामिल थे, इसको आप जानते रहिए। तो यहां से क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगी। और सबसे खास बात, इसके निर्णयों को चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसके निर्णयों को चैलेंज करने के लिए लंदन जाना पड़ता। लंदन में थी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, इस काउंसिल में, काउंसिल मतलब एक संस्था, एक व्यवस्था बनाई गई थी यहां चैलेंज करने के लिए। भारत में तो दिल्ली चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं पाता, आज भारत का आदमी नहीं जा पाता, और ब्रिटिश काल में वो लंदन चला जाता। ये व्यवस्था दी थी उन लोगों ने हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यहीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है, और फिर हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट से आगे सभी को पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस में। तो ये बेसिक जानकारी आपके लिए है, जहां से आपकी समझ विकसित होगी। अगले इसके पार्ट में, दूसरे पार्ट में, हम 73 के आगे 84 से लेकर पूरा का पूरा 1947 तक, भारत की आजादी तक, अगले ही वीडियो में हम जानकारी देंगे। मैं बगल हो जाता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको दिखता रहे। आप इसको मैं थोड़ा सा पीछे भी कर देता हूं एक बार, जिससे आप पूरी चीजों को ध्यान से एक बार देख लेंगे। जिससे मैं किनारे भी रहूंगा, जिससे जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा ढंग से, पास करके इसको।
और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर लेगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरा का पूरा इसका ब्यौरा देंगे, समझाएंगे। पढ़ते रहिए धमाकेदार तरीके से। नमस्कार, जय हिंद।